हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे सीजनल फ्लू और वायरल के बारे में। एक तरफ मौसम के बदलाव के चलते घर घर में फ्लू और वायरल के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं लोग कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। ऐसे में कैसे समझे वायरल फ्लू और कोरोना के लक्षणों को? आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है विमहंस नियति हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, डॉक्टर साई किरण चौधरी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। गुंजन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. आइए डॉक्टर से जानते हैं कि वायरल फ्लू और कोरोना में क्या डिफरेंशिएट है, क्या इनके लक्षणों में क्या चेंजेस होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज सीजनल फ्लू और वायरल के चलते मामले जो घर घर में वायरल फ्लू हो रहा है, ऐसे में कोई वायरल फ्लू और कोरोना में कैसे डिफरेंशिएट करे डॉक्टर? देखिए, फ्लू हर सीज़न में आता है, मौसम बदलेगा फ्लू होगा। फ्लू एक्चुअली क्या है? फ्लू को ट्रेडिशनली इन्फ्लुएंजा वायरस था, जिसके लक्षण है सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, गला ख़राब होना। ये हर वायरल इन्फेक्शन जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, ये सब कॉमन लक्षण होते हैं। अब हर फीवर आज की डेट में, आज मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठ के कहूँ हर वायरल फीवर कोरोना नहीं है। यही सिचुएशन अगर मैं केरला से बोलूँ तो हर वायरल फीवर कोरोना माना जाएगा। इसका रीज़न ये है कि कई स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सबसे पहला जो भी फीवर होगा, लक्षण होगा, उसको कोरोना ही माना जाएगा। जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट कम है, लो है, वहाँ पे उसको दूसरे सीजनल फ्लू वायरस में माना जा सकता है। क्या इनके जो लक्षण हैं वो भी अलग अलग होंगे, या मतलब हम कैसे अंदाज़ा लगाएं जो आम आदमी है? क्योंकि अगर किसी को बुखार हो जाता है घर में तो एकदम से कोरोना दिमाग में आता है इस टाइम पे, तो उस चीज़ को कैसे समझें हम? उस चीज़ का यही है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है ना, हम कौन से एरिया में हैं, वहाँ का पॉजिटिविटी रेट कितना चल रहा है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट अभी बहुत कम है, तो वो हर चीज़ वो कोरोना में नहीं फिट होती, सीजनल फ्लू में होती है। ये मौसम है ट्रॉपिकल, जो मानसून फीवर, मानसून सीज़न होता है, इसमें बहुत सारे फीवर्स आते हैं, ट्रॉपिकल फीवर बोलते हैं उनको। इसमें आते हैं आपके सीजनल फ्लू आ गया, आपका मलेरिया आ गया, आपका डेंगू आ गया, आपका चिकनगुनिया आ गया, आपका टाइफाइड आ गया, आपके जॉन्डिस आ गए, वायरल हेपेटाइटिस वो आ गए। तो इन सब चीज़ों में हर चीज़ के लिए आपके लिए अलग ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता लग सकता है, परंतु हर फीवर दिल्ली में होकर कोरोना नहीं है आज के टाइम पर। जैसा कि आप भी जानते हैं डॉक्टर कि मॉनसून में हम मलेरिया और चिकनगुनिया के जो है केसेस काफ़ी देखते हैं, तो ऐसे में कैसे डिटेक्ट करें कोई पेशेंट कि ये मलेरिया है, कोविड नहीं? मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार आता है, एक पैटर्न में आता है, उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, बॉडी एक्स बहुत होंगे, और हर फीवर
के कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं उस बीमारी के लिए। डेंगू में क्या होगा, फीवर आएगा, बॉडी एक होगा, हेडेक बहुत सीवियर होगा, आंखों के पीछे दर्द बहुत होगा। मलेरिया में होगा, बुखार बहुत तेज़ चढ़ेगा, पसीने के साथ आएगा, बॉडी एक्स होंगे, उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा एक पैटर्न के बाद। और इन मलेरिया, चिकनगुनिया में और डेंगू में ये है कि इनमें सर्दी ज़ुकाम वाले लक्षण कॉमन नहीं होंगे, गला ख़राब ये नहीं होगा कॉमन। डेंगू में आपको रैश आ सकती है, दाने स्किन पे आ जाते हैं प्लेटलेट्स की कमी होने से। तो हर फीवर के अपने क्लासिक सिम्टम्स हैं, क्लासिक साइंस हैं कि अंदाज़ा लग जाए कि ये कौन सा फीवर है, और हम ब्लड टेस्ट के ज़रिए आगे कंफर्म कर सकते हैं। तो हम पेशेंट्स एज ए पेशेंट हम कितने दिनों का वेट करें, कैसे उस चीज़ को समझें, और इन तीनों से बचाव के लिए हम क्या सावधानियां बरतें? आई थिंक हमको 2 दिन से ज़्यादा नहीं वेट करना चाहिए। अगर बुखार आता है, बुखार आने पे हम क्रोसिन लें 650, पानी पिएं खूब, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन रखें, फ्रूट्स खाएं, गुड डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, रेस्ट करें। रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। रेस्ट करें, वेट करें। अगर तीसरे 48 आवर्स में अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है या आपको लग रहा है कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इमीडिएटली आपको टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर, जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने भी कहा कि केरल में जो कोविड के केसेस हैं वो 30% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो क्या ये पूरे हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा कंसर्न नहीं है? आप थर्ड वेव की बात कर रही हो। देखिए, केरल में केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश है, आज अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड वेव का सबको एक बहुत चिंता भी है, पर किसी के पास जवाब नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आएगी कि नहीं आएगी थर्ड वेव। थर्ड वेव किन कंडीशन पे आएगी, जो थोड़ा सा मैं विस्तार में बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब कोविड हुआ था, फर्स्ट वेव जो थी वो दूसरा वायरस था, जो सेकेंड वेव आई वो वेरिएंट था। अब जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव आने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर फर्स्ट है कि म्यूटेट होगा वायरस। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने जो चीज़ें प्रिवेंशन के लिए करनी चाहिए, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब छोड़ दें तो रिस्क है। तीसरा रिस्क ये है कि वैक्सीनेशन स्टेटस अभी क्या है, और चौथा फैक्टर ये है कि हर्ड इम्यूनिटी कितनी परसेंटेज पहुंची है अभी। इन सब चीज़ों को, 4 पॉइंट्स को अगर कंसिडर करें तो थर्ड वेव का रिस्क है। अगर आज की डेट में भी न्यू म्यूटेंट कोई मिलता है वायरस का, तो उसको थर्ड वेव लाने के लिए कम से कम, अगर ये बाकी 3 फैक्टर्स हम छोड़ दें, तो अक्टूबर नवंबर एक टाइम पीरियड हो सकता है। जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है वैक्सीनेशन कराना, हमारे हाथ में मास्क पहनना, हमारे हाथ में है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना। ये 3 चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो कि हम थर्ड वेव के लिए पर्सनली करें या अपने फ्रेंड्स को भी इंकरेज करें तो रोक सकते हैं। हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल के इस थर्ड वेव के लिए रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट पे वेट करें कि ये रोक लेगी। ये हमारे इंडिविजुअल एजुकेशन के ज़रिए ही रोक सकते हैं। म्यूटेशन का हमारे कंट्रोल में नहीं है, वायरस म्यूटेट करेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, मास्क पहनना, वैक्सीनेशन कराना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब करके प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर तो हम थर्ड वेव रोक सकते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब हम मिडिल क्लास में और अपर मिडिल क्लास में तो ज़रूर देखते हैं, पर जो लोअर तबका है हमारा, लोअर मिडिल क्लास जिसको हम कहेंगे, वो ये सब चीज़ें का रूल फॉलो नहीं करता है, तो क्या वो तीसरी लहर लाने के लिए एक जिम्मेदार हो सकते हैं? वो तीसरी लहर आने के लिए तभी जिम्मेदार हो सकती है अगर वो कोई हाई पॉजिटिविटी रेट से लो पॉजिटिविटी रेट में माइग्रेट करके रास्ते में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करते हुए आएगा। ऐसे अगर बहुत सारे लोग हाई पॉजिटिविटी एरिया से आके लो पॉजिटिविटी एरिया में आ जाएं, तो फिर इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है।
डॉक्टर, काफ़ी लोग जो है वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमने अभी हाल ही में देखा अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में भी मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या हमें उनसे कुछ सबक लेने की ज़रूरत है? अमेरिका में देखिए, मई के टाइम बहुत केसेस कम हो गए थे, वहाँ पे वैक्सीनेशन स्टेटस भी कम था और वैक्सीनेशन स्टेटस कम था और लोगों ने मास्क वगैरह पहनना छोड़ दिया था, पब्लिक आउटिंग्स, गैदरिंग सब होने लगी थी। इन एरियाज़ में फिर से कोविड फैला। आज की डेट में वहाँ पे डेली कितने कोविड केसेस हो रहे हैं हम सब जानते हैं। बट हमें इससे ये चीज़ सीखने को मिली है, जो कि लिटरेचर हमने पढ़ा, इन स्टडीज़ से पता लगा है क्यों ऐसा हुआ। वो मास्क पहनना छोड़ दिया है। बेसिकली मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, क्योंकि आज की डेट में कोरोना एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। तो इसलिए मास्क पहनना, ये प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, इसको बरकरार रखना है, बिल्कुल नहीं इस चेन को तोड़ना है। डॉक्टर, मैं आपसे अगला सवाल ये लेना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। क्या इससे तीसरी लहर की जो सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी? कम होनी चाहिए, पर उसके लिए अगर वैक्सीनेशन, अगर आज की डेट में देखें वैक्सीनेशन स्टेटस अप टू 75-80% तक पहुंचेगा, तभी ये लहर कम हो सकती है। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्कूलों को खोलने की कवायद भी शुरू हो गई है। सितंबर से कहा जा रहा है कि पंजाब, दिल्ली समेत काफ़ी जगह जो है स्कूल खोले जाएंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये एक हमारे लिए राहत की बात है या फिर हमारे लिए परेशानी की बात हो सकती है? एज ए डॉक्टर परेशानी की बात हो सकती है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ गवर्नमेंट जो चला रही है, उनको भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एजुकेशन अफेक्ट हो रही है ऑनलाइन क्लासेस से, मेंटल हेल्थ कईयों की बच्चों की अफेक्ट हो रही है इन चीज़ों से। तो इन चीज़ों से बहुत कुछ बैलेंस चलना पड़ेगा हमको लेकर। और अभी तक हमारे कंट्री में अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से, या मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो एरिया में खुल रहे हैं स्कूल्स, स्टेट्स में जिनके लो पॉजिटिविटी रेट हैं, वहाँ पर रिस्क इतना नहीं होना चाहिए। उनकी सर्वेलेंस, उनका टेस्टिंग और ये टेस्टिंग, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, ये सब अगर मॉनिटर करें अच्छे से तो हम रोक सकते हैं और स्कूल्स खुल सकते हैं नॉर्मली। अप टू जो भी गवर्नमेंट ने निकाला है कि 50% और ये। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने अभी बच्चों की वैक्सीन के बारे में बात की, तो ये बच्चों की वैक्सीन कब तक आ सकती है? आई थिंक बच्चों को पूरा वैक्सीनेट होने में मार्च 2022 तक का समय लग सकता है। जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा कि वैक्सीन की दोनों डोजेज लेने के बाद भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को कोविड जैसी महामारी से बचाएं। डॉक्टर साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साईं। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उस सवाल को अपने डॉक्टर तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।